नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 30 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1, वात्सल्य योजना में बड़ा बदलाव, अब ये बच्चे भी किए शामिल। समाचार नंबर 2, ऊहल प्रोजेक्ट, एक हफ्ता इंतजार, ऊहल प्रोजेक्ट करेगा बिजली तैयार, हर रोज होगा इतनी मेगावाट का उत्पादन। समाचार नंबर 3, रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल के मामले में हिमाचल देश भर में अव्वल। समाचार नंबर 4, महाकुंभ 2025, महाकुंभ में हिमाचल के हजारों श्रद्धालु सुरक्षित। समाचार नंबर 5, पानी में नशे की ओवरडोज से युवक ने तोड़ा दम, मृतक की मां ने बेटे के दोस्तों पर लगाया आरोप। समाचार नंबर 6, कफोटा में हत्या कर खाई में फेंका शव, कार सवार युवकों ने अंजाम दी वारदात, बाइक सवार ने देखे। समाचार नंबर 7, शिमला माउंटेन टाउनशिप को नई फंडिंग एजेंसी एनबीसीसी से बात कर रही प्रदेश सरकार। समाचार नंबर 8, पेट कोक ईंधन इस्तेमाल कर रहे उद्योगों को राहत। समाचार नंबर 9, ऊना में दुल्हन बिना बैरन लौटी बारात मामले में पंचायत ने जारी किया फरमान, आप भी जानिए। समाचार नंबर 10, मुबारकपुर के इन्वर्टर उद्योग में आयकर विभाग का छापा। समाचार नंबर 1, वात्सल्य योजना में बड़ा बदलाव, अब ये बच्चे भी किए शामिल। केंद्र सरकार की ओर से वात्सल्य योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अनाथ बच्चों के साथ साथ विधवाओं, परित्यक्ता, तलाकशुदा व 7 वर्षों से पति के लापता होने की स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को भी योजना में शामिल किया गया है। केंद्रीय वात्सल्य योजना के तहत उक्त में से पात्र परिवारों के सभी बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसमें 0 से 18 आयु के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। योजना में बड़ा संशोधन होने के बाद देश भर सहित हिमाचल प्रदेश से भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके चलते अब प्रदेश के पात्र बच्चों के नाम को केंद्रीय पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है। जल्द ही केंद्र की होने वाली अहम बैठक में बजट आवंटित कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के हजारों अनाथ बच्चों के साथ विधवाओं, परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को जीवन यापन करने को बड़ी सुविधा मिल पाएगी। इससे पहले तक वात्सल्य योजना में मात्र पूरी तरह से अनाथ बच्चों को ही शामिल किया जाता था, जिसमें शुरुआती दौर में 2,500 रुपए प्रदान किए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया था। केंद्र सरकार की ओर से अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के लिए वात्सल्य योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। अब मिशन वात्सल्य में अनाथ बच्चों के साथ साथ अन्य विभिन्न कैटेगरियों को भी शामिल करके उन्हें प्रतिमाह 4,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। कांगड़ा में इस वक्त में संशोधित योजना के तहत 6,000 से अधिक बच्चों के नामों को पोर्टल में अपलोड किया गया है। नोटिफिकेशन जारी। महिला एवं बाल विकास विभाग कांगड़ा के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि वात्सल्य योजना में केंद्र सरकार की ओर से महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके तहत बच्चों को सुविधा प्रदान किए जाने के लिए विभाग की ओर से काम किया जा रहा है। पात्र बच्चों की सूची केंद्रीय पोर्टल में अपलोड की जा रही है। केंद्र की ओर से अब बजट जारी होने पर प्रतिमाह बच्चों को 4,000 रुपए मिल पाएंगे। समाचार नंबर 2, ऊहल प्रोजेक्ट, एक हफ्ता इंतजार, ऊहल प्रोजेक्ट करेगा बिजली तैयार, हर रोज होगा इतनी मेगावाट का उत्पादन। हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन में जल्द कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जाता है कि बिजली बोर्ड की ऊहल परियोजना में अब उत्पादन होना शुरू हो जाएगा और उससे बोर्ड को राहत मिलेगी। यहाँ पर एक यूनिट को चालू किया जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग सफलता से कर ली गई है। अगले 3-4 दिनों में यहाँ से बिजली का उत्पादन होगा और बोर्ड की कुल क्षमता में 35 मेगावाट का इजाफा हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से ऊहल परियोजना की टेस्टिंग का दौर चल रहा था। यह कुल 100 मेगावाट की परियोजना है, जिसकी एक यूनिट अभी काम शुरू कर रही है। यहाँ राज्य बिजली बोर्ड को अभी भी रोजाना 390 लाख यूनिट बिजली की जरूरत रहती है, जिसकी उपलब्धता अलग अलग तरह से हो रही है। हालांकि स्थानीय स्तर पर बिजली के कट भी कई स्थानों पर झेलने पड़ रहे हैं,
परंतु फिर भी बिजली बोर्ड पूरा प्रबंध करने में जुटा हुआ है। बताया जाता है कि अगले महीने 15 फरवरी से बिजली की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे यहां हालातों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। वैसे जनवरी महीने में बारिश व बर्फबारी काफी कम हुई है। बारिश की बात करें तो 81% कम बारिश हुई है, जिसका असर यहां पर नदियों के जलस्तर पर है, जो कि लगातार कम होता जा रहा है। बिजली परियोजनाओं में घटा उत्पादन। 27 लाख यूनिट सतलुज जल विद्युत निगम के नाथपा, झांकड़ी व रामपुर परियोजनाओं की हैं। इन परियोजना में भी उत्पादन काफी कम हो चुका है। इसके अलावा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों द्वारा लगाए गए बड़े व छोटे प्रोजेक्टों में भी मात्र 35 लाख यूनिट रोजाना की बिजली उत्पादित हो रही है। राज्य की रोजमर्रा की जो जरूरत है वो 370 लाख से 390 लाख यूनिट के बीच की है। पंजाब से हर रोज ले रहे 129 लाख यूनिट बिजली। बिजली बोर्ड लिमिटेड के 26 पावर प्रोजेक्टों में मात्र 15 लाख यूनिट रोजाना का बिजली उत्पादन रह गया है। इन परियोजनाओं में कई प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं और थोड़े बहुत ही चल रहे हैं। किसी परियोजना में 2 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है तो किसी में 3 मेगावाट। ऐसे में रोजाना 15 लाख यूनिट तक आंकड़ा पहुंच रहा है। राज्य को बाहर से अब ज्यादा बिजली खरीदनी पड़ रही है। बैंकिंग के माध्यम से पंजाब राज्य से प्रदेश को 129 लाख यूनिट रोजाना बिजली आ रही है, वहीं खरीदकर 75 लाख यूनिट तक प्रबंध करना पड़ रहा है। समाचार नंबर 3। रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल के मामले में हिमाचल देश भर में अव्वल। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन असर की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट हिमाचल के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। लर्निंग लेवल के कई मानकों में 2022 के मुकाबले 2024 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल की उपलब्धता के मामले में हिमाचल अव्वल आका गया है। हालांकि स्कूल एनरोलमेंट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में छात्रों का रीडिंग लेवल सबसे बेहतर आका गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा के 46.6% छात्र छात्राएं आसानी से दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पढ़ लेते हैं। असर के अनुसार पूरे देश में औसत मात्र 23.4% छात्र छात्राएं ही सेकेंड क्लास की पुस्तक पढ़ पाते हैं, जबकि हिमाचल में राष्ट्रीय औसत से 2 गुना ज्यादा स्टूडेंट सेकेंड क्लास की पाठ्य पुस्तक पढ़ लेते हैं। वर्ष 2022 से 2024 में 10% पॉइंट ज्यादा राज्य ने अर्जित किए हैं। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए राज्य के 268 स्कूलों का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट कहती है कि कक्षा 8 के रीडिंग लेवल में हिमाचल तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर मिजोरम और दूसरे स्थान पर केरल का नंबर है। इसी तरह सरकारी स्कूलों में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के मामले में हिमाचल 90.4% अंकों के साथ टॉप पर आका गया है। 2022 में हिमाचल के 88% नंबर थे। रिपोर्ट यह कहती है कि डिजिटल लिटरेसी यानी स्मार्टफोन के मामले में भी हिमाचल तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि केरल पहले और मिजोरम दूसरे स्थान पर है। लाइब्रेरी बुक्स के मामले में भी हिमाचल तीसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, यह अभी शुरुआत। असर रिपोर्ट में आए बेहतर परिणामों पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी शुरुआत है। शिक्षा विभाग को और भी कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में भी हिमाचल 21वें नंबर पर आ गया था, इसलिए इस क्षेत्र में भी सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज ही विभाग की समीक्षा हुई है और कुछ मामलों में कैबिनेट में फैसले होंगे। प्रदेश भर में 3% बच्चे अब भी नहीं जा रहे स्कूल। असर की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात स्कूल एनरोलमेंट में स्थिरता और 15 से 16 साल के आगे ग्रुप में 3% वह बच्चे हैं जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। 2022 में यह आंकड़ा 2.2% था। सरकारी स्कूलों के बच्चों में गणित विषय को समझने के स्तर में भी थोड़ा सुधार है। सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की व्यवस्था में भी हिमाचल में काफी सुधार हुआ है। इसमें 2022 में 91% अंक थे, जो अब 95% आके गए हैं। समाचार नंबर 4। महाकुंभ 2025। महाकुंभ में हिमाचल के हजारों श्रद्धालु सुरक्षित।
प्रदेश के सभी जिलों से हजारों श्रद्धालु इस समय प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने गए हुए हैं, लेकिन भगदड़ के बाद हुई मौतों ने उनके परिजनों को गंभीर चिंता में डाल दिया है। बुधवार सारा दिन उनके परिजन प्रशासन और मीडिया से संपर्क करते रहे। हालांकि गनीमत यह है कि कहीं से भी कोई दुखद समाचार नहीं है। इस समय महाकुंभ में सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं और स्नान के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर जो स्नान कर चुके हैं वे वापसी की राह देख रहे हैं। दिव्य हिमाचल ने भी प्रशासन से श्रद्धालुओं के आंकड़ों के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, तो कहीं से भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। प्रदेश के सैकड़ों गांव से सैकड़ों वाहनों में हजारों लोग महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। कई लोग 1.5-2 हफ्ते से या तो वहां है या फिर वापसी के लिए रास्ते में हैं। सरकार की तरफ से इस बार महाकुंभ में भेजने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। श्रद्धालु अपने स्तर पर ही वाहनों को किराए पर लेकर वहां पहुंचे हुए हैं। भगदड़ के बाद प्रदेश के गृह विभाग के अधिकारी इसकी जानकारी लेने में जुटे रहे कि भगदड़ में कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उधर प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने महाकुंभ में हुई दुखद घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। साथ ही प्रदेशवासियों की कुशलता की कामना भी की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित श्रद्धालुओं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। स्थानीय प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की मदद करने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। हिमाचल प्रदेश से भी कई श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से स्नान करें। मुख्यमंत्री सुक्खू चिंतित लेते रहे पल पल की जानकारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रयागराज की घटना से दिन भर बहुत चिंतित रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के बावजूद वह निरंतर लखनऊ और शिमला से संपर्क बनाए रहे, ताकि महाकुंभ स्नान के लिए गए हजारों हिमाचल वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समाचार नंबर 5। आनी में नशे की ओवरडोज से युवक ने तोड़ा दम, मृतक की मां ने बेटे के दोस्तों पर लगाया आरोप। जिला कुल्लू के उपमंडल आनी में एक युवक की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई है। वहीं मृतक की मां ने बेटे के दोस्तों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आनी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आनी पुलिस से मिले जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान राहुल ठाकुर 24 निवासी गांव तिहनी डाकघर शुश तहसील आनी जिला कुल्लू के रूप में हुई है। आनी पुलिस ने बताया कि मृतक की मां के अनुसार राहुल ने शाम को फोन पर बताया था कि वह अपने दोस्त कायद के साथ नोगली में है और गोरा मशनू जा रहे हैं। अगले दिन 28 जनवरी को महिला को पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि उसके बेटे की आनी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। ऐसे में महिला का कहना है कि 3 दोस्तों के द्वारा अगर मृतक को समय पर उपचार दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 6। कफोटा में हत्या कर खाई में फेंका शव, कार सवार युवकों ने अंजाम दी वारदात, बाइक सवार ने देखे। उपमंडल कफोटा के सतौन के निकट सतौन मानल सड़क पर कार सवार 2 युवकों द्वारा एक शव खाई में फेंकने का मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को मानल खाई में फेंका गया है। शव से दुर्गंध भी आ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या करीब 3 दिन पहले की गई है। मृतक की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को चांदनी की तरफ से एक बाइक सवार सतौन की तरफ जा रहा था। मानल के पास बाइक सवार ने देखा कि एक कार से 2 युवकों ने खाई में कुछ फेंका तथा कार में बैठकर सतौन की तरफ भाग गए। बाइक सवार सतौन पहुंचा और एक युवक को घटना के बारे में बताया। इसके बाद वह फिर बाइक पर मानल पहुंचे और खाई में उतरकर देखा तो एक युवक का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे तथा खाई से शव को बाहर निकाला। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज भेज दिया है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पुलिस आसपास के क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। सतौन में सीसीटीवी फुटेज में एक कार मानल की तरफ से आती और पामबटा साहिब की तरफ तेजी से जाती हुई नजर आ रही है। कार के शीशे काले किए हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलेगा मौत का राज। डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि मानल के पास खाई से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस आसपास क्षेत्र के सतौन, चांदनी व राजबन के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी हुई है। पुलिस हर पहलुओं से जांच कर रही है। ईसीटीवी फुटेज खंगाली। समाचार नंबर 7। शिमला माउंटेन टाउनशिप को नई फंडिंग एजेंसी एनबीसीसी से बात कर रही प्रदेश सरकार। राजधानी शिमला की बगल में एक और सैटेलाइट शहर बनाने के लिए राज्य सरकार अब फंडिंग एजेंसी बदल सकती है। इसके लिए अब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन यानी एनबीसीसी से बात कर संभावना तलाशी जा रही है। यदि यहाँ बात बन गई, तो भारत सरकार के प्रोजेक्ट का इंतजार हिमाचल नहीं करेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार राजधानी शिमला के बगल में स्थित जाठिया देवी में सैटेलाइट टाउनशिप बनाना चाहती है, जिसे भारत सरकार की इनक्यूबेशन सिटी स्कीम में डाला गया है। इस साइट का केंद्रीय शहरी विकास एवं हाउसिंग मंत्रालय की टीम शिमला आकर दौरा कर चुकी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब भी दिया था, लेकिन अब शहरी विकास और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में यह मामला अटका हुआ है। हिमुडा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा चाहता है। शिमला के जाठिया देवी में माउंटेन टाउनशिप बनाने को हिमाचल सरकार ने प्रोजेक्ट भेजा है। इस डीपीआर की कुल लागत 1374 करोड़ है। इसमें हिमाचल सरकार को भी अपना या निजी निवेशकों का 500 करोड़ लगाना होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी अपने पहले बजट भाषण में इस माउंटेन टाउनशिप की बात कही थी। इस डीपीआर पर वर्चुअल बैठक करने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने अपनी एक टीम भेजने को कहा था। अब दौरा भी हो चुका है, लेकिन अभी तक जवाब कोई नहीं आया। इससे पहले दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 राज्यों की बैठक की गई थी। इसमें हिमाचल के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर शामिल थे। 5 राज्यों की डीपीआर में से हिमाचल की डीपीआर की केंद्र सरकार ने तारीफ की थी। क्या है इनक्यूबेशन सिटी प्रोजेक्ट? केंद्र सरकार की स्कीम के मुताबिक 8 शहरों को इनक्यूबेशन सिटी प्रोजेक्ट के तहत पैसा मिलना है। मैदानी राज्यों में 1000 करोड़ और पहाड़ी राज्यों में 500 करोड़ रुपए की सामान्य लागत इसके लिए रखी गई है। हिमाचल सरकार 864 करोड़ रुपए के आसपास भारत सरकार से पैसा चाहती है। शिमला शहर के जुबड़हट्टी एयरपोर्ट के पास स्थित जाठिया देवी में अभी सरकार के पास 35 हेक्टेयर जमीन है। 100 हेक्टेयर जमीन और चिन्हित की गई है, जिसका अधिग्रहण किया जाना है। इस तरह यह डीपीआर 135 हेक्टेयर पर ही बनाई गई है। अब भारत सरकार के पास आए सभी आवेदनों में से राज्यों का चयन होना है। समाचार नंबर 8। पेट कोक ईंधन इस्तेमाल कर रहे उद्योगों को राहत। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में पेट कोक का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे उद्योगों को 6 महीने की और मोहलत दे दी है। अब सभी मौजूदा औद्योगिक इकाइयां 7.5% तक के सल्फर वाले पेट कोक का उपयोग आगामी 30 जून तक कर सकेगी। हालांकि इस तारीख के बाद औद्योगिक इकाइयों को पेट कोक का इस्तेमाल बंद कर ईंधन नीति में उल्लेखित स्वच्छ ईंधन को अपनाना होगा। बता दें कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश में 2022 में उद्योगों के लिए ईंधन नीति लागू की गई थी। इसके तहत पेट कोक का उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग 1 से 3 साल में समाप्त करने की योजना थी। उद्योगों को निर्देश थे कि यह तय अवधि में पेट कोक के सुरक्षित विकल्प का ईंधन के रूप में उपयोग शुरू करें। इसी कड़ी में पहले दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया था, जिसे अब जून तक बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों में पेट कोक के इस्तेमाल के संबंध में पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार सभी मौजूदा औद्योगिक इकाइयां आगामी 30 जून तक पेट कोक का उपयोग ईंधन के रूप में कर सकती है। इस तारीख के बाद तमाम औद्योगिक इकाइयों को ईंधन नीति में उल्लेखित स्वच्छ ईंधन में स्विच करना होगा। यह अधिसूचना विभाग की पहले की अधिसूचना की एक निरंतरता है, जो 12 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी।
सनद रहे कि बीबीएन सहित प्रदेश भर में अनुमानित 500 से ज्यादा उद्योगों के बॉयलर व फर्नेस में ईंधन के तौर पर HSD हाई स्पीड डीजल फर्नेस ऑयल का ही ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सीमेंट, पेपर मिल, डाइंग यूनिट, बल्क ड्रग निर्माता, प्लास्टिक व स्टील यूनिट सहित अन्य उद्योग पेट्रोलियम कोक, पेट कोक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट कोक पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है। 2014 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सीमेंट फैक्ट्रियों में इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। हालांकि हैवी मेटल की मौजूदगी के कारण इसे भारत में हजार्ड्स वेस्ट माना गया और पेट कोक के दहन से भारी मात्रा में निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा कारण भी बनती है। प्रदेश में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के मकसद से ही 2022 से 23 में ईंधन नीति लाई गई थी, जिसके तहत पेट कोक का उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग 1 से 3 साल में समाप्त किया जाना था और उद्योगों को निर्देश थे कि वे तय अवधि में पेट कोक के सुरक्षित विकल्प का ईंधन के रूप में उपयोग शुरू करें। अब प्रदेश सरकार ने उद्योगों को 6 माह का अतिरिक्त समय दिया है। समाचार नंबर 9। ऊना में दुल्हन बिना बैरंग लौटी बारात मामले में पंचायत ने जारी किया फरमान, आप भी जानिए। दुल्हन लिए बिना वापस पहुंची बारात मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। मामले में बिचौली महिला द्वारा दूल्हा पक्ष को धोखे में रखने की बात सामने आई है। पुलिस टीम ने दोनों पक्षों से बातचीत की है। स्थानीय पंचायत ने भी मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। पंचायत ने बैठक कर दूल्हे पक्ष द्वारा शादी में खर्च की गई राशि को बिचौली द्वारा देने का फैसला लिया है। इसके लिए बिचौली को 2 दिन का समय दिया गया है। जानकारी के अनुसार दूल्हा परिवार बंगाणा क्षेत्र के नारी गांव से है। एक महिला ने उक्त युवक का ऑनलाइन रिश्ता करवाया था। लड़की के घर सिंगा में बताए थे। दूल्हा पक्ष के लोग बिचौली की बातों में आ गए और तय तिथि के दिन बताए गए स्थान पर बारात लेकर पहुंच गए। यही नहीं, दूल्हा पक्ष के लोगों ने एक दिन पहले गांव में धाम भी दी और खुशी खुशी अन्य सारे रीति रिवाज भी पूरे किए। सभी रिश्तेदारों को भी शादी में आमंत्रित किया गया था। गत दिवस दूल्हा करीब 90 लोगों की बारात लेकर सिंगा गांव भी पहुंच गया, जहां पर बताए गए पता पर लड़की का घर नहीं मिला, नहीं वहां पर कोई टेंट लगा हुआ था। गांव वालों से पता करने पर पता चला कि इस नाम की किसी भी लड़की की गांव में कोई शादी नहीं है। इसके बाद भी बिचौली कभी गांव में किसी के मरने की बात कहती रही तो कभी लड़की द्वारा जहरीला पदार्थ निगलने की बात कर दूल्हे पक्ष को धोखा देती रही। दूल्हे पक्ष ने शादी में 5.86 लाख रुपए का खर्च हुआ। पंचायत ने फैसला किया है कि बिचौलिया शादी का पूरा खर्च दूल्हे वालों को देगी। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की बारीकी से जांच में जुटी हुई है। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। समाचार नंबर 10। मुबारकपुर के इन्वर्टर उद्योग में आयकर विभाग का छापा। विधानसभा क्षेत्र गगरेट के मुबारकपुर कस्बे में स्थित एक इन्वर्टर निर्माता उद्योग पर आयकर विभाग की दिल्ली से आई टीम ने छापा मारा है। पुख्ता सूत्रों के अनुसार उक्त इन्वर्टर निर्माता उद्योग के देश भर में कुल 36 ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है। बुधवार सुबह आयकर अधिकारी करीब 9:50 पर उद्योग परिसर में पहुंचे और समाचार लिखे जाने तक उद्योग परिसर में जांच जारी थी। उद्योग परिसर के अंदर न तो किसी को आने दिया जा रहा है और न ही बाहर जाने की किसी को इजाजत दी जा रही है। उद्योग में कार्यरत तमाम स्टाफ के मोबाइल फोन स्विच ऑफ करवा दिए। बताया जा रहा है कि दिल्ली से आए अधिकारी उद्योग के तमाम रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। उद्योग से बाहर जा रहे सामान के बिल के साथ यहां आए कच्चे माल के बिल तक देखे जा रहे हैं। देर सायं तक आयकर विभाग के अधिकारी उद्योग में ही डटे हुए थे और उद्योग के किसी भी कर्मचारी को किसी से बात तक करने की इजाजत नहीं दी। समाचार लिखे जाने तक आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।